हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपनी क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का चैप्टर फिफ्थ करने वाले हैं, दैट इज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ओके, सो हमारी अर्थ के डोमेन्स क्या क्या है। ठीक है, हमारा जो हेडिंग है, चैप्टर का नाम है, वो कहता है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ के डोमेन्स कौन से तीन डोमेन्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ, मुझे डोमेन्स पता है और मैं उनके नाम बताता हूँ आपको। वन इज लिथोस्फेयर, अदर इज हाइड्रोस्फेयर, थर्ड इज एटमॉस्फेयर। जब ये तीनों स्फेयर साथ में आते हैं तो ये बायोस्फेयर को जन्म देते हैं, मतलब ये लाइफ को जन्म देते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज होगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मुझे आपको कुछ समझ नहीं है। अब मैं थोड़ा ये जो भारी शब्द है इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, हमारे अगर सी हमारी अर्थ के तीन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, हमारी अर्थ के तीन कंपोनेंट्स हैं। एक है ज़मीन, एक है पानी, एक है हवा। ज़मीन, पानी और हवा, ये हमारी अर्थ के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब ये तीन कंपोनेंट्स जब साथ आते तो ये लाइफ को जन्म देते हैं। जब धरती, पानी और हवा साथ में आते हैं तो ये लाइफ को जन्म देते हैं। तो देखो, जब ये तीनों चीज़ें साथ में आएंगी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यू कैन से इस अर्थ में आएंगे। ठीक है, अगर मान लो इन तीनों में से एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं सर्वाइव कर पाएगा हमारे प्लानट के ऊपर। ओके, सो दिस इज द थिंग। ठीक है, बेसिकली क्या है ये, दिस इज नथिंग बट धरती, पानी एंड हवा। बस इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड दे दिया। ठीक है, इस धरती को कहा जा रहा है लिथोस्फेयर, इस पानी को कहा जा रहा है हाइड्रोस्फेयर, और जिस ये जो ये हवा है इसे एटमॉस्फेयर कहा जा रहा है। ठीक है, अब जब ये तीनों स्फेयर्स, दैट इज लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर साथ में आते हैं तो ये बायोस्फेयर को जन्म देते हैं, मतलब ये लाइफ को जन्म देते हैं। ओके, डन। अर्थ एज अ लाइफ सस्टेनिंग प्लानट, अर्थ एज अ लाइफ सस्टेनिंग प्लानट। ओके, अर्थ एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, जहाँ पे यू कैन से लिविंग बींग्स है, वो कौन सा प्लानट है, वो सिर्फ अर्थ है। मार्स पे क्या लाइफ है? मार्स पे लाइफ नहीं है। वीनस पे क्या लाइफ है? वीनस में भी लाइफ नहीं है। क्यों वीनस में लाइफ नहीं है? देखो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड है तो वहाँ पे इंसान पहले ही नहीं जी सकते हैं। रही बात मार्स की, मार्स ठंडा ही इतना है और मार्स मार्स में कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं, तो मार्स में कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। ठीक है, ये तीन मेन चीज़ें थी। ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ एक अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और अर्थ पे लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि अर्थ पे तीन चीज़ें हैं। अर्थ पे के पास लैंड है, अर्थ में वाटर है और अर्थ में एयर है, हवा है। ये तीनों चीज़ें अर्थ में है, देयरफॉर अर्थ के ऊपर लाइफ सस्टेन करती है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट द लाइफ। वही बात, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ है। ठीक है, लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स लैंड, वाटर एंड एयर। अर्थ में तीन एसेंशियल कंपोनेंट्स है जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर। ओके, द अर्थ सर्फेस अ कम्प्लेक्स जोन। अर्थ का जो सर्फेस है वो बहुत ज़्यादा एक कम्प्लेक्स जोन है। क्यों? इंट्रैक्शंस ऑफ द थ्री मेन इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स। ठीक है, अर्थ इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए कि अर्थ में तीन मेन कंपोनेंट्स है, एक तीन मेन इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स है। कौन से इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स है जो अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की? वन इज लिथोस्फेयर, अदर इज एटमॉस्फेयर एंड थर्ड वन इज द हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज नथिंग बट द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर अर्थ का वो वाला पार्ट है जो सॉलिड है, मतलब जैसे जमीन है हमारी। ठीक है, दैट इज लिथोस्फेयर। अभी पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट द गैशियस लेयर सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के अराउंड जो गैसेज है वो आपके एटमॉस्फेयर में आती है। ठीक है, इट कंटेन्स द एसेंशियल गैसेज। एटमॉस्फेयर में एसेंशियल गैसेज है। कौन सी तीन एसेंशियल गैसेज है? फर्स्ट इज नाइट्रोजन, अदर इज ऑक्सीजन एंड थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो बड़ी नई सी बात लगी, शायद हमने तो सोचा था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही होते हुए। नहीं, नाइट्रोजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, और बल्कि 70%, राउंड अबाउट 70% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। आपको कि सर 70%, तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? ऑक्सीजन अराउंड अबाउट 21% प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब आप कहोगे सर नाइट्रोजन इतना ज़्यादा क्यों है और हमें पता क्यों नहीं लगता नाइट्रोजन का? भाई, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? ठीक है, ऑक्सीजन तो है ही है और नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो, मान लो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जगह प्योर ऑक्सीजन ही होता भरा हुआ 70% भी, तब बताऊँ क्या होता? आपके घर के अराउंड जितने सारे जंगल है वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो आग लगने से बचाती है। ठीक है, नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा है, इस वजह से फॉरेस्ट फायर्स नहीं होते इतने फ्रीक्वेंटली। ठीक है, मान लो अगर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिससे आग फट दे के लगती है, बहुत जल्दी आग लगती है। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास नाइट्रोजन है, जिसकी वजह से आग नहीं लग पाती है फॉरेस्ट वगैरह वाले एरियाज़ में। और ठीक है, थोड़ा बेसिक सा मैंने आपको बताया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर अ वास्ट कवर्स अ वास्ट एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस। हाइड्रोस्फेयर अर्थ का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो कवर करता है, मतलब जो पानी है, जो ओशंस है, हमारी अर्थ में मेजॉरिटी यू कैन से अर्थ का पूरा सर्फेस को कवर करता है। 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद ओशंस और यू कैन से वाटर। 2/3 अर्थ का हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, मतलब हमारी अर्थ पे लैंड कम है और पानी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ओशंस बहुत बड़े बड़े हैं हमारे पास, लैंड फॉर्म्स कम है, ओशंस बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ओके,
इट इंक्लूड्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ, देखो हाइड्रोस्फेयर में सारी तरीके का पानी आता है। अर्थ के ऊपर जितने भी तरीके का पानी प्रेजेंट है वो सारा हाइड्रोस्फेयर के अंडर आता है, ठीक है जी। इसमें ग्लेशियर्स भी आ सकता है, इसमें नदी भी आ सकती है जो रिवर्स होती है, ठीक है। इसमें लेक्स भी आ सकती है, इसमें जो ये सॉल्टी वाटर है, ठीक है, जो ओशन का खारा पानी है वो भी इसमें आता है। हाइड्रोस्फेयर में जितना पानी पूरे अर्थ में है वो सारा पानी हाइड्रोस्फेयर के अंडर आता है, ठीक है। द बायोस्फेयर, अ नैरो जोन वेयर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर मीट एंड इंटरैक्ट। बायोस्फीयर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जब ये तीनों साथ आते हैं और लाइफ को जन्म देते हैं, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर, ठीक है। जब ये तीनों साथ में आएंगे दैट दे विल प्रोड्यूस बायोस्फीयर। जब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर साथ में आएंगे दे विल प्रोड्यूस बायोस्फीयर, ओके। तो थोड़ा बहुत देख सकते हो आप, लिथोस्फीयर इज नथिंग बट ज़मीन, और एटमॉस्फेयर इज हवा, और हाइड्रोस्फीयर इज पानी, ठीक है। एक बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने देख रखा है, ओके। लेट मी जस्ट इरेज दिस ऑल। एक मेरे को एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम मिला था, यू कैन जस्ट सी। लिथोस्फीयर इज क्रस्ट, ठीक है, मतलब हार्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। हाइड्रोस्फीयर इज पानी, ठीक है, एटमॉस्फेयर इज एयर। जब ये तीनों चीज़ें साथ आती है तो ये लाइफ को जन्म देती है, और यू कैन से ये बायोस्फीयर को जन्म देती है, ओके। नाउ दिस इज द बेसिक डायग्राम। लिथोस्फीयर, नाउ व्हाट इज लिथोस्फीयर, डेफिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर इज नथिंग बट द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है दैट इज नोन एज लिथोस्फीयर। इट इज कंपोज ऑफ द रॉक्स इन द अर्थ's crust and the thin layer of the soil containing the nutrients in this and sustains life। कहने का मतलब बताऊँ क्या, लिथोस्फेयर में दो चीज़ें आती है, मेनली दो चीज़ें आती है। पहले आते हैं पत्थर, दूसरी आती है सॉइल, ठीक है। सॉइल इन द सेंस मिट्टी। ये चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। इट कंपोज ऑफ द रॉक्स इन द अर्थ's crust। लिथोस्फेयर में जितने भी सारे पत्थर है अर्थ की क्रस्ट पे वो आते हैं, प्लस सॉइल की लेयर आती है, ठीक है, मिट्टी की लेयर आती है। मिट्टी की लेयर प्लस पत्थर इज इक्वल टू लिथोस्फेयर की जितनी सारी चीज़ें होती है, ओके। डिवीजन ऑफ द अर्थ सर्फेस, जो हमारी अर्थ का सर्फेस है वो कई तरीके से डिवाइड किया गया है बाय द ह्यूमंस, ठीक है। सबसे पहले तो लैंड फॉर्म्स को कॉन्टिनेंट्स में हमारे ह्यूमंस ने डिवाइड कर रखा है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ में। कॉन्टिनेंट्स क्या है आगे हम अच्छे से पढ़ने वाले डिटेल में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो इंसान है, हमने पहले बात तो लैंड फॉर्म्स को पहले बात तो कंट्रीज़ में डिवाइड कर रखा है, अलग अलग कंट्रीज़ बांट दिया कि भाई देखो ये हमारी कंट्री, वो उसकी कंट्री, ठीक है। कंट्रीज़ ठीक है, हमने कॉन्टिनेंट्स बना रखे हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, हमने कॉन्टिनेंट्स भी बना रखे हैं, ठीक है। सेम गोज टू द ओशंस, हमने ओशंस को भी बांट रखा है, ठीक है, कि ये अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, ये एंटार्क्टिक ओशन है, और ये वेट एंटार्क्टिक नहीं, सॉरी सर्दर्न ओशन है, एक आर्टिक ओशन है। इस तरीके से हमने ओशंस भी बांट रखे हैं, ठीक है। बस यही चीज़ यहाँ पे थी इस सेकंड पॉइंट में, ठीक है। कनेक्शन ऑफ द ओशन एंड द लैंड, ऑल द ओशंस आर इंटरकनेक्टेड ग्लोबली। जितने भी सारे पूरी दुनिया में ओशन है वो सारे कनेक्टेड है। वेयर एज जितनी भी सारी लैंड मासेज है, लैंड फॉर्म्स है, वो कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि जो अमेरिका वाला टापू है, ठीक है, जो से जो नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट्स है वो एशिया के साथ कनेक्टेड नहीं है बाय लैंड, ठीक है। करना चाहे तो कर सकता है बट वो नेचुरली वो कनेक्टेड नहीं है, ओके। बस वही बात यहाँ लिख रखी है। और नॉट ऑल दे आर सेपरेटेड बाय ओशन, ठीक है। कॉन्टिनेंट लैंड मासेस है, कॉन्टिनेंट्स है, वो ओशंस की वजह से सेपरेटेड है। वेयर जितने सारे ओशंस है वो सारे इंटरकनेक्टेड है, ओके। सी लेवल एंड द मेजरमेंट, ठीक है। सी लेवल इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग द लैंड एलिवेशन। अगर आपने कभी भी लैंड अपनी जहाँ पे भी आप खड़े हो वहाँ की आपने एलिवेशन जाननी कि हम कितना हाइट पे खड़े हैं, तो आप कैसे जज करोगे, किस तरीके की आपके पास रेफरेंस पॉइंट क्या होगा। आप रेफरेंस पॉइंट लोगे सी लेवल, आप कहोगे कि हम समुद्र के लेवल से इतने हाइट पे खड़े हैं। मान लो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, जो मेरा घर है जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, इट इज़ लोकेटेड एट द 7,500 अराउंड की फीट की एलिवेशन पे फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। दिल्ली का जो एलिवेशन है दैट इज़ अबाउट 200 and 300 मीटर, ठीक है। 200 to 300 मीटर है दिल्ली का एलिवेशन, ठीक है। वेयर एज जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ वहाँ का एलिवेशन है 2.5 किलोमीटर समथिंग, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि एलिवेशन डिफरेंस में कैसे कैसे जज कर पा रहे हैं हम। मैं कह रहा हूँ कि मैं सी लेवल से 2.5 किलोमीटर्स हाइट पे अभी रह रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा घर है वो 2.5 किलोमीटर्स की यू कैन से एलिवेशन पे लोकेटेड है। हम कैसे जज कर पा रहे हैं, सी लेवल को देख के, ओके। सी लेवल इज 0 मीटर। देखो जो जो भी सी लेवल है जहाँ पे भी आपका ओशन है, ठीक है, वो हमेशा 0 डिग्री पे ही है। यू कैन से हमने ज्यूम कर रखा है और ये होता है, ठीक है, 0 डिग्री। 0 डिग्री से यू कैन से रेफर्ड एज द, यू कैन से 0 मीटर इज रेफर्ड एज द सी लेवल, ठीक है। सी लेवल क्या है, 0 मीटर है, ओके, डन। एक्सट्रीम एलिवेशंस एंड डेप्थ, अब हम एक्सट्रीम एलिवेशंस एंड डेप्थ के बारे में जानने वाले हैं कि भाई एक्सट्रीम में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, सबसे डीपेस्ट जगह कौन सी है अर्थ की, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड एट द एलिवेशन ऑफ 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। सी, आपका जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट कितनी हाइट पे लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड एट द 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। और मैं कहूँ ये लोकेटेड है
बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सरल लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, 8.8 किलोमीटर्स की हाइट पे है ये, ठीक है। थोड़ा आपको मैंने बेसिक बता दिया। अब मैं अपने घर की एलिवेशन बताऊँ तो मेरा घर लोकेटेड है 2.5 किलोमीटर्स की एलिवेशन पे। जस्ट इमेजिन करो माउंट एवरेस्ट मेरे घर से भी कितना ऊंचा है। अब रही बात दिल्ली की, दिल्ली तो आई थिंक 0.3 किलोमीटर पे हो गए, ठीक है। तो आप एक सेकंड के लिए इमेजिन कर सकते हो एलिवेशन किस तरीके से काम करती है। और माउंट एवरेस्ट की एक एलिवेशन आपकी बुक में एग्जाम्पल के लिए बता रखे, तो मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। एक्सट्रीम एलिवेशन एंड डेप्थ। अब हमने पहली बात तो एलिवेशन की बात कर ली माउंट एवरेस्ट के एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम डेप्थ के बारे में जानेंगे। अर्थ में सबसे डीप पॉइंट कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। नाउ व्हाट इज वेयर इज मैरियाना ट्रेंच? देखो, दिस इज जापान, नाउ दिस इज चाइना, दिस इज फिलीपींस, और यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, पापुआ न्यू गिनी, आई डोंट नो, कुछ ऐसे यहाँ पे अभी टापूज है उसके ऊपर, मतलब कहने का मतलब एक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला एरिया, ठीक है। नाउ दिस इज द मरियाना ट्रेंच राइट हियर, दिस इज द मरियाना ट्रेंच, ठीक है। नाउ मरियाना ट्रेंच सबसे पहले इट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। ये अर्थ का सबसे डीप पॉइंट है, ठीक है। ये सबसे डीप पॉइंट है अर्थ का। और ये कितना डीप है? इट इज 11,022 मीटर्स डीप देन द सी लेवल, ठीक है। जहाँ पे सी का यू कैन से जो ओशन का सरफेस है ना, ओशन के सरफेस से जब आप 11 किलोमीटर नीचे जाओगे तब जाके आपको मैरियाना ट्रेंच का एंड मिलेगा, ठीक है। डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ मिलेगा, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द मैरियाना ट्रेंच सरपासेस द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस यू कैन से इस मैरियाना ट्रेंच के ऊपर यू कैन से माउंट एवरेस्ट भी रख दोगे ना, माउंट एवरेस्ट भी छोटा पड़ जाएगा। ये इतना डीप है, माउंट एवरेस्ट को भी फिट नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। ये इट इज़ मोर डीपर देन, कहने का मतलब बताऊँ क्या, देखो माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है? 8 किलोमीटर समथिंग, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की यू कैन से हाइट इज 8,800 मीटर समथिंग, वेर एज मैरियाना ट्रेंच कितना है? 11,022 11,022 मीटर्स डीप है। कहने का मतलब क्या है? जो मैरियाना ट्रेंच की डेप्थ है वो ज़्यादा है, और जो यू कैन से माउंट एवरेस्ट की एलिवेशन है वो कम है, ओके। कॉन्टिनेंट्स। अब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानने वाले, जैसे मैंने आपको कहा था पीछे कि कॉन्टिनेंट्स हम आगे डीपली पढ़ेंगे। अर्थ हैज़ द 7 कॉन्टिनेंट्स सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है। अर्थ के पास इन टोटल देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से? दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, नाउ दिस इज अफ्रीका, दिस इज यूरोप, दिस इज एशिया, नाउ दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आप कहोगे सर अभी तो 6 ही कॉन्टिनेंट्स हुए। एक कॉन्टिनेंट नीचे अंटार्कटिका का भी है जो मैंने यहाँ पे शो नहीं कर रखा है, बट आगे पॉइंट्स में वो जरूर आएगा, ठीक है। तो इन टोटल देर आर 1 2 3 4 5 6 and 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द लैंड मास इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जितना भी सारा लैंड मास है, यू कैन से ज़मीन जो धरती है प्रेजेंट है, ठीक है, जो ओशन के नीचे नहीं डूब रखी है, वो सारी मेजॉरिटी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही लोकेटेड है। साउदर्न हेमिस्फेयर में तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। वेट, बल्कि मैंने तो गलत बनाया ना, ये एक सेकेंड मैं बताता हूँ आपको। जो इक्वेटर है वो राउंड अबाउट कहीं यहाँ से होके जाती है, इससे भी आई थिंक नीचे से ना जाती हो। बट कहने का मतलब ये जो मेजॉरिटी लैंड मास है, मेजॉरिटी जो हार्ड लैंड है जिसके ऊपर आप खड़े हो सकते हो, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, ठीक है। ओके, लेट मी जस्ट erase it all. ओके, मूविंग ऑन टू द ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट के बारे में हम स्पेसिफिक डिटेल्स जानने वाले हैं। जैसे फर्स्ट हम एशिया के बारे में बात करेंगे। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कवरिंग अबाउट द 1/3 ऑफ द अर्थ टोटल लैंड। जितनी भी पूरी अर्थ में धरती है प्रेजेंट है, ठीक है, हार्ड सरफेस प्रेजेंट है, उनमें से जो 1/3 एरिया है वो एशिया का ही है। एशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट लाइज इन द अर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है, इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, में क्या बोल रहा हूँ, इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी ईस्टर्न हेमिस्फेयर कौन सा है। जो देखो, ये ग्रीनविच ब्रिटेन है, ब्रिटेन से जो राइट वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। नाउ दिस इज द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जो हमारा एशिया है ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, ठीक है, बस वही बात। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द एशिया, थ्रू एशिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एशिया के थ्रू जाती है, वो भी एक ठीक बात की इसमें, ठीक है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप थ्रू बाय द यूराल माउंटेन्स, ठीक है। नाउ यूराल माउंटेन्स कहाँ पे है? यहाँ कहीं पे ना यूराल माउंटेन्स लोकेटेड है। ये यूराल माउंटेन्स है ना, इसे कहा जाता है दिस इज द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ठीक है। यूराल माउंटेन्स आर कंसिडर्ड एज द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ठीक है। जो यूराल माउंटेन्स है वो बांटते हैं किसको? यूरोप और एशिया को अलग अलग करते हैं। कौन से माउंटेन्स? यूराल माउंटेन्स, ओके। यूरेशिया, इट कंबाइंड लैंड मास ऑफ द यूरोप एंड एशिया। अब देखो, एक यूरेशिया टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है कि यूरेशिया यूरेशिया। अभी यूरेशिया क्या होती है? यूरेशिया एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जब आप एशिया और यूरोप को साथ में लेते हो, इस पूरे इतने बड़े आइलैंड को साथ में लेते हो, दिस इज़ नोन एज यूरेशिया, ठीक है। जब दोनों यू कैन से
लैंड मासेस को साथ में हम बात करेंगे तो दैट इज नोन एज यूरेशिया। अब हम बात करने वाले हैं यूरोप की। ना व्हाट इज यूरोप? यूरोप के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स। इट इज स्मॉलर देन एशिया। यूरोप एशिया से छोटा है थोड़ा साइज में, ठीक है। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये एशिया के वेस्ट में लोकेटेड है। देखो देखो, यहाँ यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है, यहाँ पे एशिया है, और एशिया के जो वेस्ट है, वेस्ट डायरेक्शन में आपका यूरोप पड़ता है, ठीक है। आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू द यूरोप। जो आर्टिक सर्कल है जो ऊपर पड़ता है, वेट अ सेकेंड, वेट, नाउ दिस इज समवेयर आर्टिक सर्कल। ये कहीं यहाँ से आर्टिक सर्कल जाता है। और ये आपका आई थिंक ये नॉर्वे, स्वीडन वाला जो एरिया है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूरोप। तो यू कैन से हम कह सकते हैं जो आर्टिक सर्कल है वो यूरोप से होके जाता है। ओके, दैट्स द सेम थिंग, ठीक है। इट इज़ बाउंड्रीड बाय द वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स। अब जो यूरोप है, यूरोप की तीन साइड्स में पानी है। देखो, साउथ में, नॉर्थ में और साइड में आपके पास पानी ही पानी है। वेराज जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे पहाड़ पड़ते हैं, दैट इज नोन एज यूराल माउंटेन्स। वो बात हो रही है यहाँ पे। ओके, डन। मूविंग ऑन टू द थर्ड कॉन्टिनेंट, दैट इज अफ्रीका। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा था हमारा? एशिया। एशिया के बाद कौन सा दूसरा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है? दैट इज अफ्रीका, ठीक है। द इक्वेटर रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल। अब अफ्रीका के बिल्कुल बीच से आपकी वो जाती है, इक्वेटर की लाइन जाती है, दैट इज 0 डिग्रीज लैटिट्यूड, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ओके, ओनली कॉन्टिनेंट दैट इज क्रॉस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू तीनों यू कैन से लाइंस, मेजर लाइंस जाती है। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज पहली बात तो ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर होगी यहाँ कहीं पे इक्वेटर, फिर यहाँ कहीं से जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये तीनों लाइन अफ्रीका से होके जाती है। ओके, फीचर्स, सारा डेजर्ट। अफ्रीका में पहली बात तो सारा डेजर्ट लोकेटेड है, ठीक है। अर्थ, वेट अ सेकंड, मैं बैक हो जाता हूँ। जो अफ्रीका के ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे सारा डेजर्ट लोकेटेड है। ओके, सारा डेजर्ट। ओके, नाइल रिवर, ओके, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। जो पूरी अर्थ है, पूरी अर्थ में सबसे जो लंबी रिवर है, दैट इज़ नोन एज द नाइल रिवर, जो कहीं यहाँ कहीं से स्टार्ट होती है, और इतनी लंबी रिवर है वो, ठीक है। वो यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगी और वो यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और वो कहाँ पे है हमारी? वो भी आपकी अफ्रीका में लोकेटेड है, ठीक है। इट इज़ बाउंड्रीड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज। अब जो अफ्रीका है, अफ्रीका चारों तरफ से पानी से, समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। ये कैन से देखो, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे साउदर्न ओशन है, इधर इंडियन ओशन है, और यहाँ बीच में मेडिटेरेनियन सी है, और इधर इधर भी यहाँ पे देखो, ये जो ये यू कैन से स्ट्रेच है, जो आई डोंट रिमेंबर, इसे रेड सी बोलता है, आई थिंक इट्स रेड सी और समथिंग लाइक दैट, मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं याद, बट हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो अफ्रीका है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ओके, दैट्स इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका कुछ स्पेसिफिकेशन जाने वाले हैं। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा था? एशिया। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा था? अफ्रीका। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू द साउथ अमेरिका बाय द व्हाट इज दिस, इस्तामुस ऑफ पनामा। कहने का मतलब ये कि इस्तामुस, और यू कैन सी जो पनामा एक जगह है, पनामा मैं आपको कैसे शो करूँ? हाँ, यू कैन से दिस इज, और टू बी स्पेसिफिक, दिस कंट्री राइट हियर इज नोन एज पनामा। जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है, यू कैन से लैंड मास, दैट इज नोन एज, यू कैन से कंट्री जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कनेक्ट करी, दैट इज पनामा। पनामा कंट्री। ओके, वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा ओके। ओके, इट लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, पहली बात देखो, मैं वापस बनाता हूँ इसका, दिस इज नोन एज द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और दिस यहाँ कहीं से यू कैन से इक्वेटर गुजरती है, और दिस इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ये पहली बात तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, मतलब ये इक्वेटर से ऊपर लोकेटेड है, और दूसरा ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, ग्रीनविच के लेफ्ट में पड़ता है, तो देयरफॉर दिस इज अ वेस्टर्न हेमिस्फेयर कंट्री। ओके, इट इज सराउंडेड बाय थ्री ओशंस, अटलांटिक, पैसिफिक एंड आर्टिक। ओके, अब जो ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका ओशन से घिरा हुआ है। कौन से ओशन है? पहली बात यहाँ पे पड़ता है अटलांटिक ओशन, ठीक है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो कि सर आप बता क्यों नहीं रहे हो कि कौन सा ओशन कहाँ पड़ता है। ओशन भी आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है, बट थोड़ा बहुत अब यहाँ पे मैं आपको जो बोल रहा हूँ थोड़ा उसे समझो। अगर आप याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ठीक है ना, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, ऊपर यहाँ पे आर्टिक ओशन है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका तीन ओशन से कवर्ड है, दैट इज अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। ओके, बस यही चीज़ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज द साउथ अमेरिका। अब हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ने वाले। इट लाइज मोस्टली इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर। जो आपका साउथ अमेरिका है, वो मेजॉरिटी ऑफ द साउथ में अमेरिका लाइज इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर। सर्दर्न हेमिस्फेयर में पूरा मतलब मेजॉरिटी आपका साउथ अमेरिका लोकेटेड है। नाम से ही पता लग रहा है भाई, साउथ है, साउथ में अमेरिका साउदर्न हेमिस्फेयर में ही होगा, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। मैं आपको बताता हूँ। नाउ दिस इज अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन यहाँ से चलता है, यहाँ पूरा जो ये एरिया है ना, वेट अ सेकेंड तो मेरी, हाँ देखो, ये पूरा एरिया जो मैंने बना रखा है, दिस इज
पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन। नाउ दिस इज पूरा पैसिफिक ओशन, ये वाला भी और ये वाला भी यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। कहने के बाद अब देखो, जो आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका की जो ईस्टर्न डायरेक्शन है, जो ईस्टर्न डायरेक्शन है यहाँ पे अटलांटिक ओशन पड़ता है। जो साउथ अमेरिका है उसकी वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे पैसिफिक ओशन पड़ता है। बस यही बात यहाँ पे इस पॉइंट में कह रखी है इन लोगों ने, ठीक है। ओके, फीचर्स। आपका जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में पहली बात तो एंडर्स माउंटेन। एंडर्स माउंटेन कौन से है यहाँ पे ना, कुछ एक बहुत लंबे से माउंटेन्स है, दैट दे आर नेम्ड एज एंडर्स माउंटेन, ठीक है। वेट अ सेकेंड, एंडस माउंटेन, अमेजॉन रिवर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, सबसे वॉल्यूम के नज़रिए से जो सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है, सबसे यू कैन से सबसे ज़्यादा कैसे बताऊँ मैं आपको, सबसे ज़्यादा बड़ी रिवर्स एक तो होती है ना, लंबी रिवर सबसे ज़्यादा, एक होती है बहुत ज़्यादा डेंस रिवर जहाँ पे बहुत सारा पानी है, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, एक यू कैन से डेंस रिवर जो कहेंगे हम, वो भी आपकी अमेजॉन रिवर कहाँ लोकेटेड है, वो भी आपकी साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। जैसे कि ये जो आपकी ब्राज़ील यू कैन से अमेजॉन रिवर है, वो यहाँ कहीं लोकेटेड है, ठीक है, वो ब्राज़ील के इस पोर्शन में लोकेटेड है, दिस इज अमेजॉन, ठीक है। अमेजॉन इज़ नॉट जस्ट अ वेबसाइट जहाँ से तुम सामान मंगाते हो, अमेजॉन इज़ एक्चुअली अ फॉरेस्ट एंड ऑल्सो अ रिवर, ओके। बस, ओके। ऑस्ट्रेलिया, अब हम ऑस्ट्रेलिया के स्पेसिफिकेशंस और एक इनसे फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, पूरे अर्थ का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इट लाइज इंटायरली इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो पूरा का पूरा सर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, ठीक है। अब देखो सर्दर्न हेमिस्फेयर में होने का क्या मतलब है, देखो यहाँ कहीं से, वेट अ सेकेंड, यहाँ कहीं से इक्वेटर जाएगी, आई डोंट नो, यहाँ से ऊपर से थोड़ा इसी के अराउंड इक्वेटर जाएगी, ठीक है। और देखो आपका जो जो पूरा ऑस्ट्रेलिया पड़ा है, ये पूरा का पूरा कहाँ पड़ा है, सर्दर्न हेमिस्फेयर में, इससे ऊपर कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ओके, इट इज सराउंडेड बाय द ओशंस एंड सीज। अब देखो पूरा ऑस्ट्रेलिया, देखो एक पूरा आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया इज नथिंग बट आइलैंड, तो ये पूरा किस किस से एक से घिरा हुआ है, ये ओशंस और सीज से घिरा हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब इधर आ जाएगा इंडियन ओशन, इधर आ जाएगा पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया पूरा बंद, ठीक है। नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट, और ऑस्ट्रेलिया का एक और नाम दिया गया, दैट इज द आइलैंड कॉन्टिनेंट। देख पा रहे होगे आप, ऑस्ट्रेलिया है ही असलियत में एक आइलैंड है, इस कहरे पर यू कैन से ये कहीं से भी लैंड मास से कनेक्टेड नहीं है, ये पूरा का पूरा एक आइलैंड है, बस वही चीज़ें हम कह रखी। अब हम अपने लास्ट कॉन्टिनेंट की बात करने वाले हैं, दैट इज अंटार्कटिका। एक कॉन्टिनेंट हमारा, क्या देखो, अब मैं सीक्वेंस वाइज बताता हूँ कौन से कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़े। सबसे पहले हमने एशिया के बारे में पढ़ा, एशिया के बाद हमने यूरोप के बारे में पढ़ा, 1 2, थर्ड वन हमने अफ्रीका के बारे में पढ़ा, अफ्रीका थर्ड, फोर्थ वन इज नॉर्थ अमेरिका, फिर हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ा, फिर हमने साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ा। कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। फिर जाके हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा, 6। अब हम अपने एक लास्ट कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने वाले, जो कि यहाँ छोटा सा आपको दिख रहा होगा, दैट इज आर सेवंथ कॉन्टिनेंट, दैट इज एंटार्क्टिका। अब एंटार्क्टिका कुछ स्पेसिफिकेशंस है, फीचर्स है, पॉइंट्स है, सिग्निफिकेंस है, अब मैं वो पढ़ने वाला हूँ आपके पास। एंटार्क्टिका, इट इज लोकेटेड इंटायरली इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर। भाई सर्दर्न हेमिस्फीयर की तो बात ही छोड़े, पूरे साउथ पोल में ही है, ठीक है। ये प्लानट एक, यू कैन से, ये कॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह पे है जो बिल्कुल ही साउथ में है, ठीक है। जो यू कैन से फिजिकल मैप में बड़ी मुश्किल से दिखता है, ठीक है। यू कैन से जब आप मैप खरीदोगे ना, वर्ल्ड का फिजिकल मैप खरीदोगे, उसमें जो नीचे छोटी सी थोड़ा लाइन या टापू टाइप बना होगा, दैट इज आपका एंटार्क्टिका, ठीक है। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट इट सेंटर, जो अंटार्कटिका के बिल्कुल बीच में, मान लो जैसे अंटार्कटिका का मैप है, अंटार्कटिका के बिल्कुल यहाँ कहीं पे साउथ, इवन से साउथ पोल पड़ता है, ठीक है। परमानेंटली कवर्ड विद थिक लेयर ऑफ आइस शीट। अब देखो ये सदर्न हेमिस्फेयर में, साउथ पोल में हमेशा ठंड होगी, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो आपका जो अंटार्कटिका है वो पूरा आइस से कवर्ड होता है, ठीक है। नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, जो आपका अंटार्कटिका है, यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई इंसान परमानेंटली अपना घर में नहीं रहते, कि मतलब यू कैन से परमानेंट रेजिडेंस इंसानों का अंटार्कटिका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं कहूँगा कि इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करते, कभी रह ही नहीं सकते। इंसान आते हैं, रहते हैं, कुछ रिसर्च वर्क करते हैं, साइंटिस्ट लोग आते हैं, अपना काम निपटाते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। इट्स नॉट कि यहीं पे रह रहे पूरा टाइम, पूरी साल यहीं काट रहे, ये नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंडियाज स्टेशन, अब देखो बहुत सारे रिसर्च स्टेशन यू कैन से अंटार्कटिका में खुल रखे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, ताकि साइंटिस्ट जहाँ पे आते हैं थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं और चले जाते हैं। इंडिया के दो रिसर्च यू कैन से स्टेशन है अंटार्कटिका में, जिनका नाम है, पहले का नाम है मैत्री, दूसरा का नाम है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री दो यू कैन से रिसर्च सेंटर है जो अंटार्कटिका में लोकेटेड है, इंडिया के। बस दिस इज द एंड ऑफ लिथोस्फेयर वाला जितना पार्ट था, कॉन्टिनेंट एंड ऑल, हमने सब कवर कर दिया। अब हम अपने नेक्स्ट यू कैन से डोमेन पे चलेंगे, दैट इज आर हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। धरती हमने कवर कर दिया, अब हम पानी के ऊपर जाएंगे, ओके। अर्थ एज द ब्लू प्लैनेट, हमारे जो अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। धरती की जो पूरी सतह है वो पानी से घिरी हुई है और कवर हुई है, ठीक है। बहुत हिंदी, तबाही हिंदी, ओके। 71% में बात करेंगे, मैं 2/3 रेशियो में बता रहा था, अब हम परसेंटेज पाएंगे। 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर,
ठीक है, 71%, ये देख पा रहे हो ना, 70% पूरी धरती पानी से कवर्ड है, वेर 29% इज ओनली लैंड। और जो 29% बेचारी जो थोड़ा सी जमीन है वो बची हुई है, बाकी सारा पानी से कवर हुआ पड़ा है अर्थ का सरफेस। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोस्फेयर इंक्लूड्स वाटर इन ऑल फॉर्म्स। हाइड्रोस्फेयर में हर एक तरह का पानी इंक्लूड होता है। ठीक है, बी इट रनिंग वाटर, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, ये सारा पानी, आइस, ग्लेशियर एंड आइस शीट्स, ग्लेशियर्स वगैरह भी सारे हाइड्रोस्फेयर में इंक्लूडेड है। अंडरग्राउंड वाटर, जो यू कैन से अंडरग्राउंड वाटर है, आपने बोरवेल्स देखी होगी, ठीक है, घर में जो वो लगी होगी, आई डोंट रिमेंबर क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल्स टाइप जो लगी होती है प्लेन्स वगैरह में, जिससे पानी निकालते हो आप अंडरग्राउंड वाटर, वो भी आपका जो ग्राउंड वाटर है वो भी हाइड्रोस्फेयर में इंक्लूडेड है। वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में पानी भाप के फॉर्म में, वो भी हाइड्रोस्फेयर में इंक्लूड होता है। जितना भी पूरे अर्थ में पानी है वो सारा हाइड्रोस्फेयर में इंक्लूड होता है, इन वेरी सरल वर्ड्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ओशन। अब अर्थ में जो पानी है 97%, 90, इमेजिन 97% जो पूरी धरती में पानी है वो ओशन के फॉर्म में है, वो ओशंस के फॉर्म में है। ठीक है, ओशन के फॉर्म में होने का मतलब क्या है, ये सारा पानी खारा पानी है, इट इज़ अ सॉल्टी वाटर, इट इज़ नॉट यू कैन से रेडी फॉर कंजम्पशन। ऐसे थोड़ी है कि आप जाओगे सीधा इंडियन ओशन में ग्लास निकालेगे और चीयर्स चलो पानी पियेंगे हम, नहीं, आप नहीं पी सकते, क्योंकि जो ओशन का पानी है वो बहुत खारा होता है। ओके, ओके। रिमेनिंग वाटर, अब देखो 97% सारा पानी तो खारा पानी है, अब जो बचा हुआ 3% है वो किस फॉर्म में है? ठीक है, मोस्टली इन आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स। मेजॉरिटी अब बचे 3% में भी से 3% में से भी जो मेजॉरिटी यू से पानी है वो आइस की फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, सम एज द अंडरग्राउंड वाटर, थोड़ा पानी अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में जो ट्यूबवेल के थ्रू आप निकालते हो उस वाले फॉर्म में। ठीक है, वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर फॉर द ह्यूमन यूज़। बहुत ज़्यादा छोटे, इवन से बहुत ज़्यादा माइन्यूट परसेंट में ऐसा पानी है जो आपके ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है, इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, इन द फॉर्म ऑफ हाँ, रिवर, लेक्स और अदर फॉर्म ऑफ पानी के सोर्सेज। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल परसेंटेज है जो आपका ड्रिंकेबल वाटर है, जिसे आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, water scarcity, despite being a blue planet, there is a shortage of accessible fresh water due to the limited availability of usable water। हमारे पास यूजेबल वाटर अर्थ में कम है, जैसे मैंने आपको बात की। ठीक है, जो हमारे पास रिवर के फॉर्म में वाटर है, जो हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में पानी है, हमारे पास लेक्स के फॉर्म में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज में हमारे पास है। इसी वजह से पानी के ऊपर पानी की किल्लत है पूरी दुनिया में। आपने देखा होगा एक से वाटर के ऊपर, नदियों के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही है कंट्रीज़ के बीच में आज के टाइम पे। ठीक है, आई थिंक इट वॉज सम वॉर बिटवीन, नॉट अ वॉर बट अ स्मॉल स्केल कन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड ईरान। क्यों? क्योंकि आई थिंक अफगानिस्तान वालों ने ईरान का पानी बंद कर दिया था, कुछ ऐसा जैसा मुद्दा था, इस वजह से दोनों कंट्रीज लड़ने लगी। क्यों पानी के ऊपर क्यों इतनी लड़ाइयाँ हो रही है? क्योंकि पानी बहुत कम है हमारे अर्थ पे। ठीक है, हमारी अर्थ पे जो ड्रिंकेबल है, जो आप कंज्यूम कर सकते हो, जिस पानी को आप डायरेक्टली पी सकते हो, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में जो पानी काम आएगा वो बहुत ज़्यादा कम है हमारी अर्थ में। ठीक है, देयरफॉर हमारी जो पूरा अर्थ है उसमें वाटर स्कैसिटी है। बोलते तो है हमारी अर्थ को कि भाई इट्स अ ब्लू प्लैनेट, बट जो मेजॉरिटी पानी है यहाँ पे वो ड्रिंकेबल पानी नहीं है, वो सॉल्टी वाटर है। ठीक है, ओके। अब देखो पहला क्वेश्चन है, कई जो क्यूरियस बच्चे हो गए उनके मन में आ रहा होगा, एक्सक्यूज मी, आप उस खारे पानी को प्योर पानी क्यों नहीं बना देते? ठीक है, खारे पानी को उबाल दो, नमक रह जाएगा, जो वाटर वेपर्स हो गए वो आप कंज्यूम कर सकते हो। बच्चों सुनो, ये करना पॉसिबल है और ये कई सारी कंट्रीज कर भी रही है, इंक्लूडिंग इसराइल, यूएई। ये लोग ऐसे ही पानी बनाते हैं। क्या करते हैं, ये ओशन के पानी से नमक निकाल देते हैं और जो ओरिजिनल पानी है उसे यूज़ करते हैं, बट ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा महंगा है, इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अब इंडिया की पॉपुलेशन है जहाँ पे 140 करोड़ है, 140 करोड़ लोगों के लिए अगर हम ओशन से पानी बनाने लग गए तो भाई कितना खर्चा होगा, इमेजिन करो, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा उसमें। दैट इज़ नॉट एट ऑल फीजिबल। बल्कि इससे अच्छा फीजिबल मेथड क्या है कि भाई देखो, जो तुम्हारे पास पानी ऑलरेडी अवेलेबल है उसे उस हिसाब से यूज़ करो, जो तुम्हारी यू से नीड्स के हिसाब से यूज़ करो, ऐसे वेस्ट मत करो। ठीक है, खुले नल के पानी के इग्नोर कर रहे हो, ये सब मत करो, यूटिलाइज करो पानी को। ओके, ओशंस, अब हम ओशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि सबसे पहले हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात की, उसी तरीके से हम ओशंस के बारे में बात करने वाले हैं। पहली बात, मैं आपको थोड़ा ना बेसिक आइडिया दे देता हूँ से पूरे ओशंस का, जितने सारे हमारे अर्थ के ऊपर ओशंस है। सबसे पहले इंडियन ओशन, इंडिया से नीचे जो ओशंस है दैट इज इंडिया से नीचे जो ओशन है दैट इज इंडियन ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक, देखो अर्थ गोल है ना, तो ये वाला एरिया यहाँ पे मीट करता है। अभी मैं मैप की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट पे मत जाना। तो जो ये पैसिफिक ओशन है ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, क्योंकि अर्थ गोल है। अब जो ये पूरा मैप है ना, ये ऐसे करके गोल जुड़ जाएगा, इस वजह से अर्थ इज अ गोल, तो पैसिफिक ओशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना। ऊपर है, आता है आर्टिक ओशन। अब जैसे आर्टिक सर्कल की बात की थी हमने, ठीक है, यू कैन से आई थिंक प्रीवियस किसी चैप्टर में हमने आर्टिक सर्कल की बात की थी। नाउ दिस ओशन राइट हियर
एट द नॉर्थ पोल इज नोन एज आर्टिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के बारे में पहले मैंने बताया था आपको, ये पूरा एरिया है, दिस इज द अटलांटिक ओशन, ठीक है। साउथ ओशन, जो ये साउथ में जो यू कैन से पानी है, अंटार्कटिका के साथ वाला पानी है, दिस पानी इज नोन एज साउथ ओशन, ठीक है। अब बेसिक आपको ओशंस के बारे में आइडिया लग गया होगा, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन एंड द सदर्न ओशन। अब मैं ये सब कुछ इरेज करने वाला हूँ ताकि अब मैं आपको प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज पढ़ा सकूँ, ओके। ओशंस एंड द हाइड्रोस्फीयर, एक्सक्यूज मी। ओशंस फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ हाइड्रोस्फीयर। कितनी बार मैंने ये पॉइंट रिपीट कर दिया है, जो हमारी पूरी अर्थ है, हमारी पूरी अर्थ में मेजॉरिटी पानी है, बट वो पानी है खारा पानी, सॉल्टी वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशंस। बस हो गया। 70, आई थिंक अभी पीछे हमने पढ़ा था, इट वो 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, दैट टू इज मेजॉरिटी ऑफ दैट इज सॉल्टी वाटर, ओके। ऑल ओशंस आर इंटरकनेक्टेड, जितने भी सारी ओशन है ये सारे इंटरकनेक्टेड है। पैसिफिक ओशन साउथ ओशन के साथ कनेक्टेड है, अटलांटिक ओशन के साथ भी कनेक्टेड है, आर्टिक ओशन सारे ओशन के साथ, यू कैन से आर्टिक ओशन पैसिफिक ओशन के साथ भी कनेक्टेड है, अटलांटिक के साथ भी कनेक्टेड है, इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन, साउथ ओशन, सारे सब कुछ कनेक्टेड है पानी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर्स, जो ओशन वाटर्स है ये अलग अलग इसकी मूवमेंट है, ठीक है। यू कैन से जो वेव्स है, आपने देखा होगा ना ओशन में जब आप जाते हो, बीच के पास जाते हो, तो वहाँ पे वेव्स आती है, तो वो जो वेव्स का मूवमेंट है वो अलग अलग तरीके का है। फर्स्ट आती है वेव्स, ठीक है, एक होती है नॉर्मल वेव्स जो आराम से चल रही है, ठीक है, बार बार बीच पे आती है जाती है, ये सारी होती है वेव्स, ठीक है। सेकंड वन इज टाइड्स। टाइड्स देखिए आपने, सुनामी आ रही है बहुत, इवन से टाइड्स भी ये नहीं कहूँगा, सुनामी भी नहीं लाऊंगा। टाइड्स यूजुअली अकर करती है मून के मूवमेंट की वजह से, ठीक है। अब ओके, डू आई हैव एनीथिंग राइट है, चलो ये देखो, मान लो मेरे पास मान लो ये अर्थ है एक सेकंड के लिए, ठीक है, दिस इज अर्थ और माई हैंड इज मून। अब मान लो मून यहाँ पे और अर्थ इधर है, तो क्या होगा, जो यहाँ का पानी होगा वो मून की तरफ अट्रैक्टेड होगा, वो कुछ इस तरीके से बल्ज आउट हो जाएगा, ठीक है, जो पानी है वो सारा मून की तरफ होगा, ठीक है। अब मान लो मून इधर चलेगा, जो पानी है वो भी सारे इधर की तरफ ग्रेविटी की पुल हो जाएगी इस तरफ पे। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, आप सोच रहे हो कि सर क्या बात करें, बट ये ग्रेविटी वगैरह बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है, ये आप सीनियर क्लासेस में और पढ़ोगे और आपको चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। ओशन टाइड्स की वजह से भी मूव करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉर्मल वेव्स होती है जो नॉर्मल दिनचर्या में आती है, सेकंड आती है टाइड्स, और थर्ड आती है ओशन करंट्स, ठीक है। ओशन करंट्स भी यू कैन से कैसे बताऊँ मैं, अब ओशन करंट्स आर नथिंग बट एक यू कैन से, हमारी जो अर्थ है वो गोल गोल घूम रही है, ठीक है, अर्थ इज रोटेटिंग, ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ के रोटेशन की वजह से भी जो ओशन का पानी है उसकी एक स्पेसिफिक मूवमेंट होती है, वो भी कुछ अलग तरीके की होती है, यू कैन से वो भी इसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होती है, अर्थ की जो रोटेशनल मोशन है उसकी वजह से भी एक यू कैन से ओशन में मूवमेंट आती है, दैट इज नोन एज द ओशन करंट्स, ठीक है। अभी आपके पास थोड़ी जूनियर क्लासेस है, अभी आप इसको थोड़ा लाइटली करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ओशन करंट्स एक खुद में ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है। एल नीनो ये वो सो वो भी नहीं, मैं सीनियर टॉक उसमें नहीं जाऊँगा, सिंपल रखेंगे हम क्लास को, हम सिंपल रखेंगे अपनी, ठीक है। बस 3 मूवमेंट्स है, एक आती है वेव्स जो नॉर्मल दिनचर्या में आती है, एक होती है टाइड्स, टाइड्स आती है मून की मूवमेंट की वजह से, लेकिन से मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स बनती है। ओशन करंट एक ऐसी चीज़ है जो अर्थ का जो रोटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से अर्थ के रोटेशनल फोर्स की वजह से जो मूवमेंट होता है ओशन का, दैट इज ओशन करंट्स, ओके। 5 मेजर ओशंस, 5 मेजर ओशंस है जिसके बारे में हमने बात की। फर्स्ट इज द पैसिफिक, अदर इज द अटलांटिक, इंडियन ओशन, साउथ ओशन एंड द आर्टिक ओशन। वाओ, ये क्या हो गया, ओके मुझे वापस आना पड़ेगा। हाँ चलो, अब हम स्पेसिफिकली एक ही क्वेश्चन की डिटेल पढ़ने वाले हैं। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट वन, दैट इज द पैसिफिक ओशन, जो सबसे लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। लार्जेस्ट ओशन कवर्स द 1/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस। अर्थ का जो एक तिहाई हिस्सा है वो तो सर पैसिफिक ओशन ने ही कवर कर रखा है। 1/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड ओनली बाय द पैसिफिक ओशन, एंड पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। जब भी कोई कभी आपसे पूछे कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा, दैट इज द पैसिफिक ओशन, ठीक है। मरियाना ट्रेंच, जिस मरियाना ट्रेंच के बारे में हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो भी आपके पैसिफिक ओशन में ही लोकेटेड है, ठीक है। अब वापस मुझे मैप में जाना पड़ेगा, चलो ठीक है। यहाँ कहीं पे मैरियाना ट्रेंच लोकेटेड है, ठीक है, बस थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा, मतलब यहाँ कहीं पे एग्जैक्टली मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, सर्कुलर इन शेप, जो आपका पैसिफिक ओशन है, अगर आप ग्लोब उठाओगे, अभी देखो मैप में तो नहीं दिख पा रहा है आपको अच्छे से कि ये पैसिफिक ओशन की क्या क्या शेप है, बट जब आप कभी ग्लोब उठाओगे और ग्लोब में देखोगे अर्थ, यू कैन से पैसिफिक ओशन की शेप, वो आपको गोल नज़र आएगी। कहने का मतलब देखो, सेमी सर्कल इधर है, सेमी सर्कल इधर है, तो ये पूरी एक गोल टाइप शेप बन जाएगी। जब आप इस इन सेमी सर्कल्स को जोड़ दोगे तो आपके पास एक गोल टाइप ओशन की शेप आ जाएगी, दैट इज द शेप ऑफ पैसिफिक ओशन। इट इज सराउंडेड बाय एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका। आप कहने की बात ये है कि पैसिफिक ओशन के साथ कौन से कॉन्टिनेंट्स है, सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है पूरा एशिया, फिर आ जाता है पूरा ऑस्ट्रेलिया, फिर आ जाता है पूरा साउथ अमेरिका, फिर आता है पूरा नॉर्थ अमेरिका। बस यही मेजर कौन से कॉन्टिनेंट्स है जो आपके पैसिफिक ओशन के साथ होते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
जाएगा, बस वही सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको कही। ठीक है, अब हम जानेंगे अटलांटिक ओशन के बारे में। ठीक है, अटलांटिक ओशन मैंने पहले ही 2 बार एक्सप्लेन कर दिया है। अभी आपको अटलांटिक ओशन की कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं बताता हूँ। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन। सबसे बड़ा ओशन कौन सा था? पैसिफिक ओशन। सेकंड सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? दैट इज़ द अटलांटिक ओशन। ठीक है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन, और ये एस शेप में है। अब एस शेप का क्या मतलब है? देखो, ये एस शेप में है, ये कुछ इस तरीके की शेप है इसकी, एस शेप। ठीक है, दिस इज अ एस शेप ओशन। ओके, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इन द वेस्ट एंड यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्ट। जो वेस्टर्न डायरेक्शन है, देखो पहली बात ना, ईस्ट वेस्ट आपको पता होगा, मैंने बहुत बार तो अभी बना दिया है यहाँ पे, अब तक तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, ईस्ट डायरेक्शन कौन सी? ईस्ट डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है, ये वाली डायरेक्शन वेस्ट होती है। ठीक है, ओके, वेस्ट में, अटलांटिक ओशन के वेस्ट में 2 कॉन्टिनेंट्स है। कौन से? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। जो अटलांटिक ओशन का ईस्टर्न डायरेक्शन है, इसमें 2 कॉन्टिनेंट पड़ते हैं, एक अफ्रीका और एक यूरोप। ठीक है, बस यही पॉइंट यहाँ पे इस लाइन में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, हाईली व्हाट इज दिस इंटेंडेड कोस्ट लाइन आइडिया फॉर द नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। कहने का मतलब बताऊँ क्या है? अब जो जितने भी सारे अटलांटिक ओशन के साथ जितने भी सारे यू कैन से ज़मीन लगती है, लैंड फॉर्म्स लगती है, जो पोर्ट्स है, कोस्टल एरिया ऑफ जो अटलांटिक ओशन के साथ जितने भी सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उनका कोस्टल एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स प्रेजेंट है। पोर्ट्स क्या होते हैं? जहाँ पे सी डॉक, यू कैन से जहाँ पे शिप्स आती है, सामान उतारती है, सामान भरती है, यू कैन से शिप्स डॉक करती है, वो जो यू कैन से डॉकिंग स्टेशन है, वो बहुत सारे यू कैन से कोस्ट, इस पे कोस्ट, अटलांटिक ओशन के साथ जितने भी सारे लैंड फॉर्म्स है, जो उनका कोस्टल एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे डॉकिंग स्टेशन बने हुए हैं। ठीक है, और मतलब बहुत ज़्यादा ईजिली बन सकते हैं। ठीक है, इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन फॉर द कॉमर्स। ठीक है, ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी शिप्स कभी यूरोप जा रही है, यूरोप से अमेरिका जा रही है, फिर साउथ अमेरिका जा रही है, ये चला हुआ हिसाब किताब है। इंडिया से कोई शिप आ रही है, वो सीधा इधर जा रही है, अमेरिका जा रही है। कभी अमेरिका से कोई शिप आ रही है, वो इंडिया आ रही है। फिर चाइना से कोई शिप आ रही है, वो इधर वापस इधर जा रही है, आई मीन वापस अमेरिका आ रही है। ये सब चला हुआ है, बहुत ज़्यादा बिजी रूट है यहाँ का। ठीक है, ओके, सो दिस इज डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द इंडियन ओशन। अब हम इंडियन ओशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ये एक ऐसा ओशन है जो एक कंट्री के नाम के ऊपर जिसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी सारे जितने भी ओशन है पढ़ो जरा, एक कहीं पे भी किसी भी कंट्री का नाम आपको नहीं दिखेगा। वेरस इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जहाँ पे इंडिया के नाम के ऊपर ही पूरे ओशन का नाम दे दिया है। ठीक है, ओके, वही ये फर्स्ट पॉइंट कहता था। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। जो आपका इंडियन ओशन है, ये थोड़ी ट्रायंगुलर शेप का है। देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज अ ट्रायंगुलर टाइप ऑफ शेप। आप कहोगे सर नहीं, ये तो 2 ट्रायंगल हो गए, बट इतना डिटेल में नहीं जाना होता है। ये थोड़ी ऊपर ऊपर से बात की है हमारी बुक ने कि भाई देखो, ओवरऑल अगर हम देखें, इंडियन ओशन थोड़ा ट्रायंगुलर टाइप शेप का है। ओके, बस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट बाउंड्रीज नॉर्थ इट हैज़ एशिया, इन वेस्ट इट हैज़ अफ्रीका, इन ईस्ट इट हैज़ ऑस्ट्रेलिया। अब मैं आपको विजुअली बता देता हूँ। This is north direction. Now this is west direction according to the compass. Now this is east direction. नॉर्थ में एशिया पड़ता है, वेस्ट में अफ्रीका पड़ता है, जो ईस्टर्न डायरेक्शन है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। बस यही चीज़, यही बात कर रखी है इस पॉइंट में। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द सदर्न ओशन। ये सदर्न ओशन कौन सा है? इट अनसर्कल्स द एंटार्क्टिका। जो एंटार्क्टिका के अराउंड जो भी सारा ओशन है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, दैट इज नोन एज अ सदर्न ओशन। इट एक्सटेंड्स अप टू 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। ये 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड तक यू कैन से चलता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये अंटार्कटिका के बाउंड्री वाले एरिया से शुरू हो जाएगा और 60 डिग्री की जो लैटिट्यूड है वहाँ तक चला रहेगा। ठीक है, सदर्न ओशन की यू कैन से इन्होंने एक यू कैन से लिमिट बता रखी है कि ये सिर्फ इसी एरिया में, इसी एरिया तक लिमिटेड है सदर्न ओशन। ठीक है, 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड तक। ठीक है, ये यहाँ से कह सकते हैं, एक बेसिक मैं बता देता हूँ। नीचे नीचे मान लो ये 60 डिग्री की लैटिट्यूड है, खैर इतनी टेढ़ी नहीं होती, बट मैंने एग्जांपल दिया। ये 60 डिग्री की लैटिट्यूड है, इसके नीचे का जितना भी सारा ओशन वाला एरिया है वो आपका सदर्न ओशन कहलाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द आर्टिक ओशन। भी आर्टिक ओशन क्या चीज़ है? इट इज़ लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल सराउंडिंग द नॉर्थ पोल। अब आर्टिक ओशन है, ये आर्टिक क्या है, ये हमने पिछले चैप्टर्स में अच्छे से किया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ वो वीडियोस देखो, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है कि आर्टिक रीजन क्या है। अब आर्टिक ओशन है, आर्टिक ओशन तो आर्टिक रीजन से रिलेटेड होगा। अगर आर्टिक रीजन आपको पता है, आर्टिक ओशन भी आपको पता लग जाएगा। इट इज़ लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल क्या होता है, ये भी पिछली वीडियो में। ठीक है, आर्टिक सर्कल में जितना भी सारा पानी है दैट इज नोन एज द आर्टिक ओशन। ठीक है, आर्टिक सर्कल के अंदर जितना सारा पानी है, नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन में जितना सारा पानी है, दैट इज नथिंग बट आर्टिक ओशन। ठीक है, ओके, इट इज़ कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशन बाय द बेरिंग स्ट्रेट। और जो ये आर्टिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन के साथ भी कनेक्टेड है। अब आप कहोगे सर ये तो सब कुछ कनेक्टेड ही तो है, बट ये थोड़ा मैप में अगर हम जाएंगे ना स्पेसिफिकेशन में, तब आपको पता लगेगा जो आर्टिक ओशन है ये पैसिफिक ओशन के साथ सिर्फ एक ही जगह पे कनेक्ट होता है, और बहुत ज़्यादा छोटू सा गैप है जिसके थ्रू कनेक्ट होता है वो। ठीक है, इसको भी हम अभी कवर करेंगे, अभी मैं मैप में एक्सप्लेन करूँगा इसको। ठीक है, इट इज़ बाउंड्रीड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ठीक है, जितना सारा, रुक जाओ, देखो जो ये आपका आर्टिक ओशन है, आर्टिक ओशन यहाँ यहाँ पे है। ठीक है,
दिस इज आर्टिक ओशन। ये जो ये सारा ऊपर वाला पानी है, दिस इज नोन एज आर्टिक ओशन। जितना सारा ये वाला एरिया है ना, जितना सारा ये वाला एरिया है, दिस इज नोन एज आर्टिक ओशन, ठीक है। अब कहने का बात क्या है, अब ये बाउंड्रीज क्या क्या है, जो यूरेशिया है, यूरोप और एशिया, इसकी जो नॉर्दर्न कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन कौन सी होती है, जो ओशन के साथ का जो एरिया होता है, बाउंड्री ज़मीन और ओशन के बीच की जो एरिया होता है, जो बीच वाला एरिया होता है, दैट इज नोन एज द कोस्ट, ठीक है। जो कोस्टल एरिया है यूरेशिया का वो, और जो नॉर्थ अमेरिका का कोस्टल रीजन है वो, ये दो वी कैन से बॉर्डरिंग टाइप कॉन्टिनेंट्स है, यू कैन से एरियाज है, जो यू कैन से बॉर्डर करते हैं पूरे आर्टिक ओशन को, ठीक है। आर्टिक ओशन पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट कहाँ से होगा, मुझे एक चीज़ बताओ। यहाँ पे सारी जगह नॉर्थ अमेरिका आ गया, यहाँ पे पूरा यूरोप एशिया आ गया, यहाँ पे अटलांटिक आ गया। अब कहोगे सर यहाँ पे भी तो कनेक्ट हो रहा है, दिस इज अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक से कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली। ये पैसिफिक से कहीं पे कनेक्ट होता है कि नहीं होता है, यहाँ से। यहाँ ना एक छोटू सा गैप है, मैं तो इतना हौच पौच कर दिया मैंने ये सारा। वेट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे ना एक छोटू सा गैप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटू सा गैप है, ठीक है। यहाँ से आपका जो आर्टिक ओशन है ये पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट होता है। अब मैं आपको अगले डायग्राम के थ्रू बताता हूँ वो कैसे, ठीक है। देखो, दिस इज ऊपर से अगर हम आपके अर्थ को देखें, ठीक है, दिस इज द आर्टिक सर्कल, ना दिस इज द आर्टिक ओशन, ठीक है। आर्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन सिर्फ यहाँ से कनेक्ट होते हैं। देखिए, देखो एक छोटा सा गैप है, सिर्फ यहाँ से जो आर्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन है वो कनेक्ट होते हैं। और जो ये स्पेसिफिक एरिया है इसे बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है, दिस इज नोन एज बियरिंग स्ट्रेट, जहां से पैसिफिक ओशन और आर्टिक ओशन कनेक्ट होता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एटमॉस्फेयर। हमने लिथोस्फेयर कर दिया, हाइड्रोस्फेयर कर दिया, अब हम एटमॉस्फेयर पे आ रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के अराउंड जो गैशियस लेयर है, ठीक है, अर्थ जो जमीन है, ठीक है, जमीन और जमीन के बाद जो एक गैशियस लेयर है दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द एयर फॉर ब्रीदिंग एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल सोलर रेडिएशन। एटमॉस्फेयर के दो काम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक। फर्स्ट, ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, हवा प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आप सांस ले पाते हो। दूसरी चीज़, जो ये एटमॉस्फेयर है इसमें एक ओजोन नाम की लेयर है, ठीक है। अब आप पहली बार सुन रहे हो कि सर ये ओजोन लेयर क्या है। ओजोन एक ऐसी लेयर है जो यू कैन से यूवी रेज, सुना होगा आपने, यूवी प्रोटेक्शन चाहिए, आंखें यूवी रेज से खराब हो जाएगी, रेडिएशन सन की तरफ से आ रही है, जो ये ओजोन लेयर है, सन की तरफ से जितनी भी सारी नेगेटिव चीज़ें आ रही है, नेगेटिव रेडिएशन आ रही है, नेगेटिव यूवी लाइट्स आ रही है, उस सब से अर्थ को प्रोटेक्ट करती है कौन सी लेयर, ओजोन लेयर। वो भी कहाँ प्रेजेंट है, हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। देखो, ओजोन लेयर इज राइट हियर, यहाँ पे जो ये लेयर है, ये जो ऐसे गोल गोल जा रही है पूरा, दिस इज नोन एज ओजोन लेयर। ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है, जो हमारे को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से। एक्सटेंट एंड लेयर्स, ठीक है, इट एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। ये कहाँ तक चलता है, यू कैन से जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो कहाँ तक, यू कैन से अर्थ कितना कितना यू कैन से थिकनेस क्या है पूरे एटमॉस्फेयर की, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर बुक 1600 किलोमीटर्स, ठीक है, 1600 किलोमीटर्स। इट डिवाइड्स इनटू द 5 लेयर्स। जो ये पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। चलो, ये तो मैंने लिखा ही है, बट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है, क्योंकि हमारी बुक में आई थिंक ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी है, बट यहाँ पे दे रखी है। फर्स्ट इज अ ट्रोपोस्फेयर। फर्स्ट इज अ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे यू कैन से सबसे बॉटम पे, जो सबसे स्टार्टिंग में लेयर है, जहाँ पे जिस लेयर में हम लोग भी सांस लेते हैं, ठीक है, दैट दिस लेयर इज नोन एज द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में सब कुछ है, ट्रोपोस्फेयर में मैक्सिमम क्लाउड्स भी यहाँ पे है, मैक्सिमम ऑक्सीजन भी यहाँ पे है, जितना सारे यू कैन से जितने जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो भी ट्रोपोस्फेयर के नीचे ही आती है। ये सब कुछ बढ़िया ट्रोपोस्फेयर में ही चल रहा है। बादल बारिश सारी ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। अब बात करें हम स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में बादल नहीं होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में या तो फिर बहुत कम बादल होते हैं, या बादल होते ही नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूजुअली एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर एक ऐसी जगह है जहाँ पे ओजोन लेयर भी प्रेजेंट है, ठीक है। थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। मीजोस्फेयर, अब मीजोस्फेयर एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूजुअली जितने भी सारे मीटियोर्स वगैरह आते हैं, मीटियोर्स हमने पढ़ा है कि क्या होते हैं, ठीक है। जितने भी सारे मीटियोर्स है वो सारे इवन से गायब हो जाते हैं, अर्थ की जो एयर रेजिस्टेंस है उसकी वजह से जितने भी सारे मीटियोर्स जल जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में के अंदर पहुंचने से पहले, वो सारे मेजोरिटी इसी रीजन में जल के फूक जाते हैं। ओके, थर्मोस्फेयर, नाउ दिस इज द थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में पहली बात तो जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी आपका थर्मोस्फेयर के अराउंड ही, थर्मोस्फेयर में ही घूम रहा है। और जो आपने नॉर्दर्न लाइट्स देखी है, वो सुंदर सी अरोरा जिसको कहते हैं अलग लैंग्वेजेस में, जो कि यूजुअली नॉर्वे वगैरह में दिखता है, वो ग्रीन
ग्रीन और ब्लूइश सा आसमान हो जाता है रात के टाइम पे, वो वाला जो फिनोमेना है वो भी आपका थर्मोस्फेयर में ही होता है, ठीक है। एक्सोस्फेयर है सबसे लास्ट वाली जो लेयर है अर्थ की, दैट इज नॉन एज एक्सोस्फेयर। वहाँ पे यूजुअली जितनी सारी सैटेलाइट्स वगैरह वो यहाँ पे घूमती है, वेदर सैटेलाइट्स टू बी स्पेसिफिक, ओके। और यहाँ पे अर्थ की जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप बाहर जाओगे वैसे वैसे आपकी अर्थ की ग्रेविटी कम होती रहेगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको डिटेल बता दी, बट बेसिक आपको यही याद रखना है कि भाई ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, अच्छा ही रहेगा और आपका बेस अच्छा बनेगा और फ्यूचर के लिए, ओके। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कॉम्पोजिशन, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस किस किस अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन, 78% है, मैंने आपको कहा था, ठीक है। नाइट्रोजन मैक्सिमम हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, दैट इज 78%। जो ऑक्सीजन है वो 21% हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वेरस जो अदर गैसेज है इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड वो सिर्फ 1% प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्स द अर्थ्स हीट कीपिंग द प्लैनेट वार्म, एसेंशियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, मैंने कहा था आपको शायद, आई थिंक स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत बढ़िया है। बट द थिंग इज अगर वो लिमिट में हो तब, ये तो वही बात है ना कि कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा करोगे तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल होती है। वही बात कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट से बहुत ज़्यादा होगी तो आपके अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में है तो कार्बन डाइऑक्साइड से अच्छी चीज़ तो कुछ है ही नहीं। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड के दो काम है। पहली बात तो ये अर्थ को गर्म रखती है भाई। अर्थ का में जो अच्छा टेम्परेचर है, फेवरेबल टेम्परेचर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। भाई जो आपके फूल पौधे हैं, जो प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है, जो ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और पानी को यूज़ करके वो अपना खाना बनाते हैं। जितने भी सारे प्लांट्स हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही सर्वाइव कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वेट, प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगा तो प्लांट्स मर जाएंगे, ओके। डेंसिटी एंड टेम्परेचर, अब डेंसिटी और टेम्परेचर की बात करेंगे, हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है ये थोड़ा, ठीक है। मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद द लैटिट्यूड। जो यू कैन से एयर की डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा हवा यू कैन से डेंस कहाँ होती है? जो सी यू कैन से ओशन वाला कोस्टल एरिया है, प्लेन्स वाला जो एरिया है, वहाँ पे जो हवा है वो बहुत ज़्यादा डेंस होगी, ठीक है। वहाँ बहुत सारी ऑक्सीजन होगी। जैसे जैसे आप पहाड़ों में जाओगे वहाँ पे ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होती रहेगी, ठीक है। देखो जैसे ये भाई साहब है एक्सक्यूज मी प्लीज। देखो जैसे ये भाई साहब है, ये कहीं माउंटेन पे गए हैं, ठीक है। ये मान लो अंटार्कटिका वगैरह चढ़ रहे हैं, तो अंटार्कटिका वगैरह में देखो इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? जैसे जैसे ये हाइट पे जा रहे हो तो वहाँ पे जो एयर की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो भाई साहब को अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। डिक्रीज इन द एयर डेंसिटी एज द एयर एल्टीट्यूड, एज द हायर एल्टीट्यूड कॉजिंग द ब्रीथिंग डिफिकल्टी। कोई बात है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो वहाँ पे आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जो एयर की डेंसिटी है वो कम है, ऑक्सीजन कम होता है हाइट पे जाएंगे तब, ठीक है। एग्जाम्पल, क्लाइंबर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। जितने भी सारे क्लाइंब है, जैसे भाई साहब को माउंट एवरेस्ट चढ़ना था तो इन्होंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर सिक्योरिटी के लिए ले रखा था अपने साथ, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप पहाड़ों पे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर ठंडा होता रहेगा। कहने का मतलब ये क्या है? दिल्ली में बहुत गर्मी है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। और जो हम कैसे एग्जाम्पल दें, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हरियाणा में बहुत ज़्यादा गर्मी है। जैसे आप शिमला में जाओगे, शिमला में ठंडी बहुत ज़्यादा है। क्यों? शिमला एक हायर एलिवेशन पे, जैसे जैसे आप एलिवेशन में ऊपर जाते हो वैसे वैसे ठंड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं अपने घर का देता हूँ, आई ऑल्सो बिलोंग टू शिमला। तो मेरी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत ठंड है, वेरएज़ मैं अगर प्लेन्स में जाऊँगा वहाँ भी गर्मी होगी, वहाँ अभी भी एक अच्छा टेम्परेचर होगा, ठीक है। ओके, एयर प्रेशर एंड द विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम जानने वाले हैं, ये क्या होता है, ठीक है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हायर प्रेशर एंड लोअर प्रेशर एरियाज, ठीक है। अब बताऊँ क्या होता है। जैसे जैसे आप हायर एलिवेशन पे जाओगे वहाँ पे लोअर प्रेशर होता है, ठीक है। वहाँ पे जो बाहर का एरिया है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। जैसे आप यू कैन से प्लेन्स में होगे तो वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है। एयर का प्रेशर समझना मेरी बात, ठीक है, समझो कि एयर का प्रेशर क्या होता है। जैसे भी जब आप प्लेन्स के पास हो गए और यू कैन से जब आप ओशन के साथ हो गए, यू कैन से कोस्टल एरियाज में हो गए, वहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप हायर एलिवेशन पे जाओगे, थोड़ी ऊंची जगहों पे जाओगे, तो वहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो कम होता रहेगा, ठीक है। इससे क्या चीज़ होगी, देखो आपका ये थोड़ा साइंस का टॉपिक है, क्लास 8th में आपके पास आएगा, बट मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। अब क्या है, जो आपका चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट जब दिल्ली वगैरह में होगा वो बहुत ज़्यादा पिचका हुआ सा होगा।
जैसे ही आप दिल्ली से शिमला चले जाओगे, जो ये पैकेट अपने आप फूल जाएगा, ठीक है। मान लो अभी तो आप शिमला गए हो, मान लो आप शिमला से लद्दाख चले गए, तो ये पैकेट बिल्कुल इतना ज़्यादा पफ्ड हो जाएगा कि कभी भी फट सकता है, इतना इतना पफ्ड आउट हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यू कैन से एयर प्रेशर। ये बहुत डिटेल में एक साइंस का कंसेप्ट है, क्लास 8th में आता है, तो अभी आप समझना चाहते हो तो थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश की है, बट ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि साइंस हो जाएगा फिर, थोड़ा साइंस में घुस जाएंगे, ठीक है। विंड, मूविंग एयर कॉजेज द फ्लो फॉर द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर एरियाज। अब हाँ, मूवमेंट ऑफ जो विंड है, हवा भी कुछ इसी तरीके से मूव करती है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है। दिस इज अ साइंटिफिक लॉ। देखो, चलो थोड़ा मैं साइंस में घुस ही जाता हूँ। मान लो, देखो साइंस क्या बोलता है, मान लो कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम प्रेशर है, ठीक है। दिस इज बहुत ज़्यादा कम प्रेशर, तो चीज़ें क्या करेगी, हायर प्रेशर से लो प्रेशर के ऊपर जाएगी, ठीक है। अब मान लो ये पैकेट था, ये यू कैन से कुरकुरे का पैकेट था, ये दिल्ली में बहुत ज़्यादा पिचका हुआ सा था, ठीक है। यहाँ यू कैन से पैकेट के अंदर का प्रेशर और दिल्ली के बाहर का प्रेशर बिल्कुल इक्वल था, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया हाई प्रेशर में था ये, जो जब दिल्ली में था ना, पिचका हुआ था, क्यों, बहुत हाई प्रेशर था बाहर का और अंदर का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था, तो ये पैकेट बिल्कुल पिचका हुआ था, ठीक है। जैसे ही ये शिमला पहुंच गया, ये पैकेट जैसे ही ये शिमला पहुंच गया, बाहर क्या हो गया, बाहर प्रेशर कम हो गया, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, और जो अंदर जो चिप्स का यू कैन से सील्ड पैकेट था, जो इसके अंदर का प्रेशर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब जो अंदर का प्रेशर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और जो बाहर का प्रेशर वो बहुत ज़्यादा कम है, तो ये अंदर का प्रेशर क्या करना चाहेगा, ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। बाहर जाने की वजह से ये क्या कर देगा, पैकेट को फुला देगा, क्यों, अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बाहर कम प्रेशर है, तो ये प्रेशर रिलीज करना चाहेगा, तो ये पैकेट को फुला देगा, ये कहेगा कि यार बाहर जाना है हमें, अंदर कंजेस्टेड है भाई, बाहर चलता है, तो इस वजह से पैकेट फूल जाता है। अभी भी थोड़ा मैंने आपको साइंस समझाने की कोशिश की, अगर समझ आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्लास 8th का इंतजार करो, ठीक है। ओके, बायोस्फीयर, अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर की। हमने सब पढ़ लिया, हमने लिथोस्फीयर पढ़ लिया, हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया, हमने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। जब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर साथ में आएंगे तो बायोस्फीयर बनेगा, ठीक है। तब लाइफ बनेगी, तब इंसान बनेंगे, तब जीव जंतु बनेंगे, ओहो हो, ठीक है। डेफिनेशन एंड स्कोप, द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर मीट्स एंड इंटरैक्ट्स, enabling लाइफ। बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़मीन, पानी और हवा साथ में आएंगे और लाइफ को जन्म देंगे। वाओ, सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू मैमल्स। जब ये तीनों साथ आएंगे तो ये बहुत सारी जीव जंतुओं को जन्म देंगे, जैसे कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मैमल्स। मैमल्स में मान लो आप अलग तरीके के जानवर एंड ऑल, ठीक है। ओके, इंटरडिपेंडेंस, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंड ऑन बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। जितने भी सारे जीव जंतु हैं, ह्यूमन, यू कैन से ह्यूमंस है, हम सारे यू कैन से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हम इंसान है, हम इंसान को पौधे चाहिए, प्लांट्स चाहिए जिसे हम खा सके, ठीक है। हमें वीट चाहिए, हमें हमें गेहूँ चाहिए, हमें दाल चाहिए, वो क्या है, वो प्लांट्स है। हम डिपेंडेंट है किसके ऊपर, पौधों के ऊपर, अपने खाने के लिए। सेम गोज़ टू शेर, एक शेर है भाई, वो अपने जितने भी सारे भेड़ बकरी कुत्ते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, भाई ये मेरा खाना है, ठीक है। सो जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। बस ये चीज़ यहाँ लिख रखी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ, जितने भी सारी लाइफ है वो दो पार्ट्स में, ब्रॉडली टू सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखी है, ठीक है। फर्स्ट इज द प्लांट किंगडम। चलो बायोस्फीयर, ये वापस वही डायग्राम आ गया, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, तीनों साथ में आएंगे तो बायोस्फीयर बनेगा। अब मैं क्या बात कर रहा था आपके पास, जो आपका क्लासिफिकेशन, जो लाइफ है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। फर्स्ट इज, दो डोमेन्स में बांट रखी है, एक है प्लांट किंगडम, एक आता है एनिमल किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम क्या है, जितने भी सारे पेड़ पौधे फूल पत्ता सब कुछ, जितनी भी अलग अलग वैरायटी का, दैट कम्स अंडर प्लांट किंगडम। जितनी भी सारी वैरायटी के फूल पत्ते सब कुछ है वो सारे प्लांट किंगडम के अंडर आएंगे। अनदर इज द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी तरह के जीव जंतु जानवर है वो सारे एनिमल किंगडम के अंडर आएंगे। देखो कितनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। जिराफ है, अभी भाई साहब कौन है पता नहीं, कुछ है, बैल वैरायटी के आदमी है ये हमारे पास शेर है, एंड दीज आर आई थिंक एंटीलोप्स है, ये कौन से है, आई थिंक हाँ कोई वैरायटी के जानवर है ये भी। चलो ठीक है, बेसिक मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इंट्रैक्शंस बिटवीन अर्थ्स एंड डोमेन्स। अब जो इंट्रैक्शन बिटवीन अर्थ्स डोमेन, अब कहने का मतलब बताऊँ क्या, जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, हम इंसान लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। देखो अच्छी तरीके से तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अच्छे काम तो नहीं करते, सीधी सी बात, ठीक है। फिलोसॉफिकल हो गया बट मज़ा आया बोल के, ओके। डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले हम डिफॉरेस्टेशन करें, हमारे जो लिथोस्फेयर में जितने भी सारे पेड़ हैं हम उन सबको काट रहे हैं। अच्छी चीज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बट हम कर रहे हैं, ओके। इट लीड्स टू साइल इरोशन एंड इम्पैक्ट्स द इकोसिस्टम। हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं लिथोस्फेयर में, इसकी वजह से क्या इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो हमारे प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे, क्यों, प्लांट से खत्म कर दिए,
डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है। बस यही बात है। नेचुरल क्लाइमिटीज़, अब देखो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ठीक है, अर्थक्वेक्स, सुनामीज़ आ रही है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से हमारी नेचुरल क्लाइमिटीज़ आती है। देखो सबसे पहले अभी आप रिसेंट में आई थिंक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो नेपाल में आई थिंक एक अर्थक्वेक टाइप आया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुई है। देखो ये आई थिंक एक एरिया है जहाँ पे अभी अभी सुनामी आ रखी है, तो कितना सारा चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रखी है, ठीक है। कितनी सारी चीज़ें देखो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रखी है, देखो घर वगैरह टूट रखे हैं, सब कुछ रोड वगैरह ख़त्म हो चुका है, यहाँ ये इन्होंने हेल्प भेजी है, ठीक है। नेचुरल क्लाइमिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है। पर लास्ट हमारा फेवरेट पोल्यूशन, ठीक है। हम एयर पोल्यूशन तो कर ही रहे हैं, हमने बहुत सारी फैक्ट्रीज रख दी है, बहुत से बढ़िया धुआं निकल रहा है, ठीक है। फैक्ट्रीज तो है ही, साथ में हम गाड़ियाँ चला रहे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे, क्यों, हमने पोल्यूशन करना है इस वजह से, ठीक है। पोल्यूशन के भी दो पार्ट है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। अब हम अपने सेकंड फेवरेट पोल्यूशन की तरफ जाएंगे, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट डैमेज डिस्चार्जेस ऑफ वेस्ट डैमेजेस द इकोसिस्टम एंड मेक्स द वाटर अनफिट फॉर यूज़। हम इंसान क्या करते हैं, जितना भी सारा हमारा कूड़ा कूड़ा वगैरह वो सारा हम नदी में फेंक रहे हैं, नदी में फेंक रहे हैं, चलो अलग है, ठीक है। हम ओशंस में फेंक रहे हैं, जितना सारा कबाड़ है वो ओशन में जा रहा है, ठीक है। अब ओशन में सारा वो इकट्ठा हो रहा है, इससे जितनी भी सारी शार्क्स है, वेल्स है, जो मछलियाँ हैं, उनका जो लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। चलो अभी हमने मछलियों की बात की, चलो अब हम वापस आते हैं अपनी नदियों के ऊपर। जितनी भी सारी फैक्ट्रीज है वो अपना जो भी सारा लिक्विड वेस्ट है, सीवरेज है, वो सारा नदियों में डिस्पोज कर रहे हैं, जिससे नदियों का जो पानी है उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है। और आगे जितने भी सारे नदियों में जितने भी सारे जीव जंतु थे, जितने भी सारे जानवर उस नदी से पानी पीते थे, तो उनकी लाइफ भी इम्पैक्ट हो रही है। ओके, मूविंग ऑन टू आर अनदर फेवरेट टॉपिक, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, जो यूजुअली दिवाली के टाइम पे ही होती है हमेशा। ओके, ग्लोबल वार्मिंग, इट इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स लीड टू द राइज ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर, मीनिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब भी कभी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी है, वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देती है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, उससे अर्थ का एटमॉस्फेयर बन जाएगा और जितने सारे ग्लेशियर है वो पिघलने लग जाएंगे। और जितने भी सारे की ग्लेशियर है हमेशा दिवाली के टाइम पे पिघलते हैं। ओके, सीरियस हूँ मैं। नीड ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन, एसेंशियल, ओके, नीड ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अब हमें ना देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे हम अपने जो रिसोर्सेज है उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें सस्टेनेबल लाइफ चाहिए, ठीक है, हमें एक ऐसी लाइफ चाहिए कि हम रिसोर्सेज जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन्हें यूज़ भी करें और इस तरीके से यूज़ करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी अच्छे से उसे यूज़ कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कहने का मतलब बताऊँ क्या, सारा खाना आज नहीं खाना है, हमें हमें कल के लिए भी रखना है, ताकि ताकि जो फ्यूचर में हम हैं या हमारे फ्यूचर में जो भी जनरेशन होगी वो थोड़े सिक्योर रह पाए, ठीक है। खाना सारा हमें आज नहीं मतलब जितना हमारा पैसा है हम आज सारा यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखेंगे। एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। कंजर्वेशन, इट इज़ असेंशियल टू बैलेंस द इंटरेक्शन बिटवीन द लिथोस्फेयर, एटमोसफेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ओके, कहने का मतलब बताऊँ कि जो ये लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोसफेयर के बीच का जो इंटरेक्शन है इसे लिमिटेड करो। ये तुमने बहुत ही ज़्यादा कर रखा है ना, कि जो तुम इतना ओवर एक्सप्लॉइट करो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोसफेयर को, इसको इतना ओवर एक्सप्लॉइट करना बंद करो। कुछ इस तरीके से ऐसी चीज़ों को यूज़ करो कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन मैंने भी बोली आपको, ठीक है। अगेन मैं बोलता हूँ what is the definition of sustainable development? Development that meets the needs of present generation without compromising the needs of future generation। एक इस तरीके की डेवलपमेंट जिससे हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो रही है और जो फ्यूचर में जितने भी जो भी लोग आएंगे उनकी ज़रूरतें भी हम हार्म नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ छोड़ रहे हैं, भाई तुम भी यूज़ कर लेना, ठीक है। ओके, लिमिट द ओवर यूज़ ऑफ अर्थ रिसोर्सेज, मेंटेनिंग द नेचुरल इक्विलिब्रियम, वही बात है, अर्थ का जितना भी सारी चीज़ें उसे अच्छे से यूज़ लिमिट में यूज़ करो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक स्टूडेंट्स। सो दिस इज द एंड, बाय बाय।